को मैं तैयार हूं, हमारी पूरी टीम तैयार है और जो आज के खास मेहमान हैं वो भी हमारे बीच मौजूद है। जल्द ही सवालों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सिलसिला शुरू होने से पहले प्रेम सिंह मेगी हमारी पूरी टीम का इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाने वाले हैं। तो प्रेम सिंह मेगी जी। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात प्रोग्राम देखने वालों को एक बार फिर पूरी खास मुलाकात की टीम की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज के हमारे साथियों से मैं मुलाकात करवाने जा मोनिका सैनी के बारे में तो आप जान गए। मेरे साथ हैं राजेश कुमार, सुरेंद्र समेन, राजकुमार सरदाना जी और जॉनी चावला। और आज की इस खास मुलाकात कार्यक्रम के आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह जानें, टोहाना से विधायक हैं और आज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनसे बात करेंगे, कुछ खास सवाल करेंगे। वो उनको पहचान की जरूरत नहीं है, वो है देवेंद्र सिंह बबली। और बात करेंगे, आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे जॉनी चावला। सवालों की ओर बढ़ते हैं तो पहला सवाल मंत्री जी, राम राम से अगर बात करें तो दिनचर्या, सुबह की राम राम के साथ आप आगे बढ़ते हैं और शाम तक आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? प्रभु के नाम से लेकर रात को प्रभु के नाम तक दिनचर्या के बारे में आप बताएंगे कि आपकी पूरी दिनचर्या कैसे रहती है? सुबह उठने के बाद सबसे पहले मॉर्निंग वॉक पे कोशिश रहती है कि 30 के 30 दिन घंटा या सवा घंटा अपने शरीर के लिए दूं, ताकि शरीर से बहुत काम अभी लेना बाकी है। और गांव में होते हैं, कंस्टिट्यूंसी फार्म पे गांव के लोग साथ होते हैं, हमारे समर्थक साथी, उनके साथ वॉक करते हैं। छोटी मोटी एक्सरसाइज करने के बाद लोगों की जो ग्रीवेंसीज हैं उसके लिए लोग चाहे यहाँ पर टोहाना ऑफिस में बैठे या हमारे फार्म पर बैठे, वहाँ लोग पहुँचते हैं तो उनकी ग्रीवेंसीज सुनकर उनका निदान करा सकें। उसके बाद हल्के के अंदर जो सुख दुख है, या कहीं ब्याह शादियों का, या कोई सोशल प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, या कोई राजनीतिक प्रोग्राम है, उसको अटेंड करना पूरा दिन इस व्यवस्था में व्यतीत होता है। और शाम को जब तक टोहाना हल्के के लोगों को मेरी ज़रूरत रहती है, मैं कोशिश करता हूं कि आज के काम को मैं आज ही निपटा कर उस काम को पूरा करके अपने सैन कक्ष में पहुंचूं और शाम का डिनर करके आराम से रात को सोने का कार्य होता है। और अगले दिन फिर यही रूटीन प्रोसेस है। और 30 के 30 दिन जनता को समर्पित जीवन में कह सकता हूँ। परिवार के लिए समय कम है, लेकिन आज मेरा पूरा टोहाना का मेरा परिवार, आज पूरा प्रदेश के हर गांव में बैठा हुआ परिवार मेरा परिवार है। जो जिम्मेवारी टोहाना का ने दी है, ईमानदारी से उस जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ। और जो सरकार में बतौर मंत्री हमारे हरियाणा के गांव को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जो सरकार में मिली है, उसको आगे निभा रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे गाँव बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश बढ़ रहा है। आप पूरे हरियाणा में आज आइकॉन हैं, तो इस मुकाम, बचपन से लेकर इस मुकाम तक का आपका सफ़र कैसा रहा? देखिएगा, बचपन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। एक किसान परिवार में जन्म होना, जो किसान पूरे देश के प्रदेश के लोगों का भरण पोषण करता है, ये मेरा सौभाग्य कहूँगा। ऐसे किसान परिवार में चौधरी दिलबाग सिंह के घर में मेरा जन्म हुआ। और उससे बड़ा सौभाग्य फ्रीडम फाइटर परिवार, देशभक्त परिवार, देश के ऊपर अपने आप को निछावर करने वाला परिवार। मेरे ग्रैंडफादर साहब कैप्टन राव सिंह जी, मेरे दादा साहब, उनके घर में मेरा जन्म होना और एक अच्छी परवरिश, जिसको मैं कह सकता हूँ शिक्षा और दीक्षा भी वहीं से कहूँगा मुझे मिली, कि हमारी पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ साथ समाज के लिए जिस धरती पर जन्म लिया, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस गाँव में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, और भारत देश के लिए जो हमारी जिम्मेवारियाँ बनती हैं, पारिवारिक ड्यूटियों के साथ उसको निभाने का कार्य हमने किया है। और वही संस्कार मुझे बचपन से मिले। अपने पारिवारिक ड्यूटियों को निभाते निभाते समाज के साथ जुड़ा रहने का और उन संस्कारों का बेनिफिट ये हुआ कि हल्का में एक सोशल वर्कर के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और लोगों की सेवा करते करते लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी, एक सोशल संगठन खड़ा हुआ, जागो दिशा सही सोच नहीं, जागना भी होगा और सही दिशा में नहीं सोच। और जो हमारे अधिकार ये हैं, एक मैं कहूँगा कि युवा साथियों की एक टोली, जिसको शुरुआत में तो एक बंदर सेना भी कहा जाता था, वो खड़ी हुई और बांदरों की तरह कूद कूद के पूरे हल्के के घर घर तक, गांव गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करने का, उनके संवैधानिक राइटों के बारे में बताने का, या जो भी सोशल एक्टिविटी जितनी हम कर पाए,
गरीब की बेटी को पढ़ाई में कहीं योगदान था, शादी में कहीं पहुंचकर आशीर्वाद देना था, युवाओं को अच्छे रास्ते पर खेलों की तरफ उनको अग्रसर करना था, बुजुर्गों को मान सम्मान समारोह करके एक समाज में एक मैसेज देने का काम, आंखों के चेकअप कैंप लगाकर ज़रूरतमंद परिवारों के आंखों के चेकअप कैंप लगाना, जिससे बहुत से ज़रूरतमंद परिवारों का, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं का सबका लाभ। और सबसे बड़ा प्रोग्राम हम परमात्मा के बंदे मधुर मिलन समारोह, उसका हल्के के हमारे साथियों के साथ मिलके एक बड़ा आयोजन करना, एक समागम के रूप में उसको मनाना। इस प्रकार की जो जिम्मेवारियाँ हमारे परिवार की शिक्षा दीक्षा से मिली, उसके बाद लोगों ने राजनीति के इस अखाड़े में उतारा और मुझे चुनाव लड़वाया। चुनाव में, पहले चुनाव में सम्मान बहुत मिला, लेकिन विधानसभा में हम नहीं पहुंच पाए। हमारा संघर्ष, हमारी सेवा जारी रही। एक ऐतिहासिक बदलाव टोहाना के लोगों ने किया और विधानसभा में भेजना काम किया। और ये पारी बचपन से मैं कह सकता हूं कि मेरे खून में भी है, मेरी सोच में भी है, और मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद और जो उन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, उसका लाभ मेरे परिवार को तो मिला ही मिला। एक पारिवारिक ड्यूटी मैंने एक बेटा होने के नाते अच्छे से निभाई, और आज पूरे टोहाना हल्का का मैं कह सकता हूँ मेरा परिवार है। एक विधायक होने के नाते वहाँ भी मैं पूरे परिवार के लिए जो मैक्सिमम कर सकता हूँ वो जो मेरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में एक बड़ी जुम्मेवारी, कह सकता हूँ पहली बार के विधायक को विकास और पंचायत मंत्री के रूप में एक बड़ा बदलाव, एक व्यवस्था परिवर्तन मैंने अपने विभाग में करके और प्रदेश के हर गांव को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया, और उसमें आज कामयाबी की तरफ हमारे कदम बढ़ चुके हैं। तो बबली जी, अगर बात करें जैसे कोई फाइल वगैरह रुक जाती है तो हमने देखा आप खुद दफ्तरों तक पहुंच गए, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि मंत्री दफ्तरों तक पहुंच जाए। लेकिन आप मंत्री है, जो आमजन लोग हैं देखते हैं काफ़ी चक्कर लगाते रहते हैं वो, जैसे बहुत से अधिकारी कर्मचारी, तो इसका आप कारण क्या मानते हैं? क्योंकि आप खुद दफ्तरों तक गए, वो क्यों मतलब लटकाते हैं, क्या कहाँ कमी है? मतलब देखिए, जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं हम लोग, चाहे आम इंसान है, हमारी चाहे आम इंसान के नाते जो जिम्मेवारियाँ बनती है, चाहे हम किसी चुने पद पर जाके बैठ गए, चाहे जैसा आप मीडिया के साथी हैं, आप अपने काम को ही देख लीजिए, चाहे हमारे कर्मचारी या अधिकारी किसी भी पोस्ट पे जो भी बैठे हुए हैं, मैंने जो महसूस किया, हम जिन जिम्मेवारियों के लिए जहाँ भी हैं वहाँ हम उस जिम्मेवारी से बचते हुए नज़र आते हैं। और उसका यही कारण है कि अगर हम जिम्मेवारी से पारिवारिक तौर पे काम ना करें, सामाजिक तौर पे काम ना करें, राजनीतिक तौर पे काम ना करें, तो आम जनमानस को उसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। और यही एक परंपरा यहाँ बनी हुई थी पिछले 3 दशक में, जो एक ये सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कहूँगा, अकेली राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई जी, समाज में एक व्यवस्था परिवर्तन हुई है। जो समाज को जोड़ के चलने वाले हमारे बुजुर्गों ने हमें जो संस्कार दिए थे, या किसी भी पद पे, चाहे घर में भी अगर बड़े बेटे के नाते आपकी बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, समाज में एक सामाजिक आदमी नाते आपकी समाज के प्रति जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अगर आप कहीं भी, जैसे आप मीडिया का चौथा स्तंभ कहा गया, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसी प्रकार आज एक राजनीति में आने के बाद, विधायक बनने के बाद, या गांव में हमारे कोई सरपंच बने हैं, ब्लॉक समिति में कोई भी किसी भी पद पर चुन कर आए हैं, तो हम सबकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। उन जिम्मेवारियों को अगर हम ईमानदारी से निभाना शुरू कर दें, तो जो आपका ये समस्या है का सवाल आपने मुझसे किया है, ये समस्या है, इस पर सरकारें अपना प्रयास पिछली भी करती रही होंगी, लेकिन मैं खास तौर से कह सकता हूँ हमारी गठबंधन सरकार में, चाहे मुख्यमंत्री हों या बतौर मंत्री या विधायक, मुझे जो जिम्मेवारी मिली है मैंने उसके लिए प्रयास किया है। और मैं एक जनप्रतिनिधि से पहले अपने आप को जनता का सेवक मानता हूँ, और सेवक की ड्यूटी बनती है कि जो आज मेरे टोहाना हल्का की जो जनता है वो मेरे लिए पूजनीय है, मेरे प्रदेश की जनता मेरे लिए पूजनीय है। सेवक की जिम्मेवारी जो बनती है वो अपने जो आका है, जो आपकी जनता है, वो परमात्मा के रूप में, तो हम उसकी सेवा करें। और उनके लिए मैं ये नहीं महसूस करता कि आज मिनिस्टर हूँ मेरे को वहाँ नहीं जाना चाहिए, या मैं विधायक हूँ मुझे उनको बुलाना चाहिए। मुझे जहाँ महसूस होता है मैं खुद जाकर मेरे लोगों का भला कैसे कर सकूँ, उनका फ़ायदा कैसे कर सकूँ, उनके जो हक हैं उसको मजबूती से उन तक कैसे पहुँचा सकूँ, और जो हमारी सरकार की जो स्कीम्स हैं या योजनाएं हैं उनके लिए जागरूक करना, उन तक लेके जाना, यही मेरी ड्यूटी है। और इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आपने टोहाना में देखा भी होगा, और प्रदेश में पंचायत विभाग में भी आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने कोई भी काम किया है वो पूरी निष्ठा के साथ किया है, और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। आज भी आप लोग खुशी के साथ टोहाना का वोटर होने का, टोहाना के नागरिक होने का प्राउड फील करते होंगे। और टोहाना के अंदर कोई एक आम नागरिक, चाहे वो आज सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे
पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे कहीं भी जुड़ा हो, लेकिन आज वो ये महसूस कर रहा है कि टोहाना में व्यवस्था परिवर्तन आई है, हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन आई है और ख़ासतौर से पंचायत विभाग में व्यवस्था परिवर्तन आई है। तो यही एक कारण है कि हम अब जब अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना शुरू कर देंगे, तब जो ये समस्याएं हैं, जो आम आदमी के बार बार दफ्तरों में चक्कर लगाने वाली, जो सीट पर बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके अंदर का एक इंसान को जगाने की जरूरत है। और मैंने टोहाना के लगभग मैं कह सकता हूँ सभी विभागों के, उसे को छोड़ के एका दुक्का उनकी जो अंदर आत्मा थी उसकी एक आवाज़ बाहर आई है, उनकी आत्मा जगी है। और मैं ये तो नहीं कह सकता 100% चक्कर बार बार लगाने वाले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनमें 70-80% सुधार मैं कह सकता हूँ दावे के साथ आया है। मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है, कई बार देखा गया है कि आप काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए हो और इस गुस्से को लेकर आप चर्चा में भी रहे हो, क्या कारण रहता है जी कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है? देखिए, इसको गुस्सा मत कहिए आप, ये गुस्सा नहीं है, ये मेरी संवेदनशीलता है, मेरी जनता के प्रति, मेरे लोगों के प्रति, उनके अधिकारों का जब शोषण होता है तो मेरी लैंग्वेज सख्त हो जाती है। और वो सख्त मैं खुशी में नहीं करता। जब एक आदमी का राइट है, जो पहला सवाल आपने किया कि बार बार चक्कर, बार बार फ़ोन किस लिए करूँ मैं? जब पहली बात तो मेरे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। एक आदमी का संवैधानिक राइट है, अगर वो किसी दफ्तर में जाकर अपने जो कोई भी काम है वो उसको करवाने के लिए गया है, तो वो उसका काम वहीं जाकर उसको कुर्सी और चाय के साथ, कम से कम चाय नहीं तो कुर्सी तो मिले, और वो काम उसको वो अधिकारी करके दे। ये उस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। हम जो चुने लोग हैं वो जनता और सरकार के अधिकारियों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। जो जनभावना है वो अधिकारियों तक ले जानी, उस विजन को ट्रैवल कराना, जनता को जनभावना के अनुकूल अपने कामों को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और वो एक भाषा जब सख्त होती है, कई प्रकार के ऐसे अधिकारी जिनकी आत्मीयता खत्म हुई है, वहाँ पर आपने देखने को आपको नजर आई होगी। मैं ये कह सकता हूँ पिछले साल भर में उसमें काफ़ी सुधार भी आया है, क्योंकि अधिकारियों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि देवेंद्र बबली प्रदेश हित के लिए, जनहित के लिए, टोहाना हित के लिए कार्य कर रहा है, और वो उनकी ड्यूटी भी है, उनके सर्विस रूल बुक पे भी है। तो इसको गुस्सा ना कह के आप इसको कहे कि मैं अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को निभाता हूँ। हाँ, कई बार जब भाषा सख्त होती है उसके लिए मुझे मजबूर किया जाता था, और अब वो मजबूरियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। अब सब लोगों को सरकार के क्या मंशा है, बबली की क्या मंशा है, प्रदेश के हमारे किसी विभाग के अधिकारी हों, चाहे मेरे खुद के विभाग के अधिकारी हों, चाहे मेरे टोहाना के, मेरे ज़िले के अधिकारी हों, समझ चुके हैं। और अब जनभावना के अनुकूल वो भी उन्होंने भी काम करना शुरू किया है। अगर मैं राजनीति की बात करूं, हरियाणा की राजनीति में आज दादा पोते का बोलबाला है। एक ही गांव से, एक ही परिवार से हैं। आपका नाते की बात करूं, आपका पोता है और उनका नाता दादा सुभाष बराला जी, वो भी आज पावर में है, आप भी पावर में, और एक ही सरकार में काम है। फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि दादा पोता एक साथ मुस्कुराते हुए कभी उन्हें नज़र नहीं आए, क्या कारण है? देखिए, जो अपने नाते हमारे सामाजिक हैं वो रहेंगे, लेकिन पावर इस देश में जनता, इस देश के संविधान ने जनता के माध्यम से दी जाती है। जो आपने उस पावर का शब्द जो आपने यूज किया, मैं उसको सत्ता सेवा कहूँगा जी। पहले सत्ता सुख के लिए लोग राजनीति में यहाँ आते रहे हैं। ये उदाहरण आपने देख भी लिया होगा, जो पहले चुने लोग थे उन्होंने किस तरह से टोहाना के अंदर जो कार्य होने चाहिए थे वो अनदेखी रही है। ये हर टोहाना का नागरिक इस बात को कहेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी पार्टी का हो। हमने वो बदला, और जो पावर हमेशा जो प्रतिनिधि उसी के पास होती है, और वो जनता की पावर होती है, प्रतिनिधि की पावर नहीं होती। उस चेयर की गरिमा होती है, वो मेरे को टोहाना की जनता ने दी, और बड़े विश्वास के साथ दी है, और बड़े आशीर्वाद के साथ दी है। इतना बड़ा आशीर्वाद हरियाणा में भी किसी को नहीं मिला, टोहाना में तो दूर दूर तक नहीं। पार्टियाँ चुनाव लड़ी, सरकारें बनी, नुमाइंदे हारते रहे, जीतते रहे। टोहाना का एक सौभाग्य तो ये रहा, यहाँ से जो भी नुमाइंदा था वो हमेशा सत्ता पक्ष में रहा है। बिल्कुल शुरू से उठा लीजिए आप, 66 से देख लीजिए, जो भी विधायकों का आप नाम लेंगे, चाहे वो सहयोगी के रूप में सत्ता में शामिल हुए हों, चाहे वो सरकार में शामिल हुए हों। टोहाना ने कुछ न कुछ पद भी मतलब दिए। हाँ, बहुत ताकत तो टोहाना के पास रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उन लोगों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनकी नीयत क्या थी, कितने डेवलपमेंट के कार्य हुए। मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तो 70 की बात छोड़िए, जब मैं मुझे वोट का अधिकार मिला, अगर बात मैं करूं मेरे जन्म के बाद की, उसके बाद का भी समय आप उठा लीजिए, या जब मैं
कॉलेज को पास आउट होके जब मैं अपने पारिवारिक लड़ाई को लड़ रहा था, आप 2000 के दशक की बात ले लीजिए जी 2000 के बाद का अगर आप समय उठाकर देख लें, जो भी लोग या जो भी पार्टी यहाँ से रही, ताकत की कमी नहीं थी, नीयत की कमी थी। अब या तो आप लोगों के लिए काम करें या फिर अपने लिए काम करें। मैं अपने लिए 2000 तक कर चुका था, और जब मुझे जनता ने यहाँ अपने बीच में लिया, एक सेवक के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, तो मैंने लोगों की लड़ाई लड़ने का एक प्रण लिया था कि मैं टोहाना के लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा, इनको विकसित करने की लड़ाई लड़ूंगा, इनका जो हनन हुआ उससे इनको छुटकारा दिलाऊंगा, इनको मान सम्मान देने का काम करूंगा। वो मैंने किया, और ताकत चुने लोगों के पास होती है, वो जनता ने मुझे दी है। जी। तो मैं फ्लैशबैक जाना चाहूँगी 2019 में, जब आप विधायक बनते हैं, 2021 में आप बनते हैं पंचायत मंत्री। तो जैसे ही आपका कद ऊंचा होता है, बढ़ता है, तो आपके जो कई करीबी है वो दूरी बन जाती है आपसे। तो क्या लगता है, आपके तेवर बदले या फिर उनकी अपेक्षाएं आपसे ज़्यादा बढ़ गई थी, ऐसा हुआ? देखिएगा, मेरे केस में एक बहुत पॉजिटिव मामला ये रहा कि कभी भी हमने झूठा आश्वासन देकर किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। अभी सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, तो बिल्कुल नॉर्मल जो वोटर थे वो हमारे साथ जुड़े। हर प्रदेश की अगर पूरे 90 लोगों की बात करें या हर कंस्टिट्यूंसी की बात करें, तो 150-200 लोग ऐसे होते थे जो पूरे हल्के की ठेकेदारी उठाते थे, बिचौलियापन करते थे, मध्यस्थता करते थे। जी। हमने आम आदमी तक अप्रोच किया, आम वोटर तक अप्रोच किया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो बिचौलिए थे जो जी। वो लगभग 2-4% तो कहता नहीं जो मेरे पास आए होंगे, नहीं 98 या 97% मेरे पास नहीं आए। वो सत्ता में जाने का उस टाइम जो सपना दिखा रहे थे उनके साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, जो मेरे साथ जुड़े थे, लुटेरा मेरे साथ नहीं रह सकता, कमेरा मेरे साथ रह सकता है। जी। तो कोई अदा कोई किसी की मनसा से आ गया हो, मुझे पता ना हो, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। वो क्यों गया है वो तो वही बताएगा कि क्यों दूर हटे, कोई मेरी कमी रही हो, मेरी सेवा में कोई कमी रही हो, आओ भक्त में कमी रही हो। कुर्सियाँ नहीं डलती थी यहाँ, कुर्सियों का व्यवस्था क्यों लेकर आए, बबली लेकर आए। आज इतना बड़ा ऑफिस मैंने बनाया, एसी ऑफिस, सेंट्रलाइज एसी बना के मैंने जनता को समर्पित किया। जी। वो व्यवस्था मैंने बदली, वोटर को आ बैठ, चाय पानी, कुर्सी, एक आम नागरिक का सम्मान जो उसका राइट है, कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप फार्म पे आके देख लीजिए, लोग 2-2 बजे तक इंतज़ार करते थे। मैं अपना सुबह का जो वॉक करके मैं फटाफट अपनी स्ट्रेचिंग करके साथ के साथ बगैर मुंह हाथ धोकर बुर्श करके तो मैं उठता हूँ सुबह, उसके बाद बगैर नहाए धोए मैं जनता की काम में लग जाता हूँ। तो एक व्यवस्था परिवर्तन आप कह सकते हैं हमने टोहाना को देने का काम किया तो है। कहीं ना कहीं आपने वोटर्स को वोटर्स की तरह नहीं, अपने परिवार की तरह। परिवार, बिल्कुल राइट, आप सही करें। और उसमें फिर भी कोई लिस्ट ऐसी आपको कोई मेरे से नाराज है, अब मेरे को भी दे देना, मैं ताकि फ़ोन करके कम से कम ये तो पता करूँ भाई मेरे से कोई गलती हुई तो मैं, देखिए गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। जॉनी जी, उसको सुधारने का काम करेंगे अगर ऐसी कोई बात है तो। किसी को लगता है कि कोई मेरी बात उनको पसंद ना आई हो, हाँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि लुटेरा मेरे पास नहीं रह सकता, कमेरा मेरे पास रहेगा, और जो प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला होगा, हल्के को आगे बढ़ाने वाला होगा, वो बबली की इस पूरे जीवन में मेरा रिकॉर्ड करेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। समाज सेवा की बात कर रहे थे, अभी आप सेवा की बात कर रहे थे, परिवार से आपको संस्कार मिले। 2007 से युवाओं की बात करें, क्योंकि खेलों की ओर युवा बढ़े, नशे की ओर ना बढ़े, और बेटियों की विवाह की बात करें, उसमें योगदान की बात करें, शिक्षा की बात करें, और तमाम सेवाओं की बात करें, उसमें आप हमेशा अग्रणी रहे हैं। उन्हीं सेवाओं में से एक सेवा है बुजुर्गों को रोशनी देने का काम करना, यानी कि आँखों का मुफ्त कैंप। कहीं ना कहीं 1 लाख वोट दिलवाने में इस सेवा ने आपको कहीं ना कहीं युगों की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और दुआएं जब मिलती हैं उन बुजुर्गों की, कैसी अनुभूति आपको मिलती है? तृप्त होती है आत्मा। और मैंने कभी भी अपनी किसी भी सेवा को अपनी राजनीति से नहीं जोड़ा। जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव मैनेजमेंट के लिए एक टीम को मैंने हायर किया। उन्होंने पूरा मेरा ऑफिस आके चेक किया, डाटा चेक किया। उनको जो हेड कर रहे थे, हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उन्होंने कहा जी एक क्वेश्चन लिस्ट तैयार हुई। तो मैंने उसको जब मैं पढ़ने लगा, उन्होंने कहा जी ये काम कराया, हम उसको ये बताएंगे। मैंने वो लिस्ट वहीं पाड़ दी थी। मैंने कहा जो मैंने किया अपने आत्मसंतुष्टि के लिए किया, मेरे बुजुर्गों के संस्कार थे, मैं समर्थ था।
दसवां दसौंद निकाल के मैं चाहता था कि किसी ज़रूरतमंद के मैं काम आ सकूँ, उसको राजनीति से ना जोड़ें। मैंने कहा आप लोगों को मैं फ्यूचर में क्या करूँगा उसकी क्वेश्चन तैयार करें, क्योंकि एक कॉल सेंटर बैठता है चुनाव के दौरान, वो बैकअप में वो अपने जो भी, जैसे मैं चुनाव रहा था मेरे बारे में लोगों तक अपना मैसेज देने का एक वो जरिया था। तो हमने अपनी बात कही कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं ऐसे आगे डेवलप करूँगा और ये मेरा विजन है, ये मेरा एजेंडा है। मैं खुद अपने आप को डेवलप करके आया हूँ, अपनी पारिवारिक आर्थिक लड़ाई मैं लड़कर आया हूँ। आज मैं हल्के को आर्थिक मजबूती देना चाहता हूँ, आप लोगों के अधिकार सुरक्षित करना चाहता हूँ, एक सुशासन देना चाहता हूँ आप लोगों को, और आपका मान सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ। और यहाँ जो मुझे लगता था और मुझे लगता है टोहाना वासियों को भी लगता था, जो राजनीतिक शोषण है उससे आपको छुटकारा दिलाना चाहता हूँ, तो उसमें मैंने काम किया। आज हल्का, आज देखिए आज व्यापारी निडर होकर अपना व्यापार करता है, बहन बेटी अपना सुरक्षित महसूस करती है। आज का मेरा वर्ग है, ठीक है राजनीति है, थोड़े चलता रहेगा, लेकिन पहले के मुकाबले में आज एक राजनीति बदली और सेवा एक अपने आप को बताने का माध्यम तो हो सकती है। हमारे टोहाना में जो संस्थाएं हैं या हमारे जो सोशल वर्कर और बहुत हैं, वो चुनाव के दौरान बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, 2-4 महीने पहले आएंगे फिर चले जाएंगे। आपने 2007 से शुरुआत की, उस टाइम तक तो मैं अपना नाम भी नहीं लिखवाता था सेवा में। उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे पास आज भी याद है, जैसे मेरे पिताजी के टाइम से जैन समाधि में कहीं ना कहीं जो भी जैसे किसान की हैसियत होती है, छोटा मोटा योगदान रहता था, खड़ गुरुकुल में रहता था, अपने गौशालाओं में रहता था, 1-2 संस्थाएँ और थी। तो मैं दिल्ली में उस टाइम अपने बिजनेस के संघर्ष में था, तो मेरे पास यहाँ से मेरे एक पारिवारिक संबंध हैं जैन फैमिली से, उनका फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे है, आप इसमें ये मदद कीजिए। तो मैंने कहा जी मुझे तो आप एक अमाउंट बताइए, क्योंकि उस टाइम मैं भी एक संघर्ष की लड़ाई आर्थिक मजबूती की लड़ रहा था। तो उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताया, तो मैंने उससे कहा अंकल इतने नहीं, मैं तो ये कर पाऊँगा, और इसमें मैं कहा आप बेशक आप भुगतान में इसका लिख दीजिए। हालांकि वो मेरे कप्तान साहब के नाम से पर्ची काट के मुझे दी। तो कहने का भाव, मैंने सेवा और राजनीति को कभी मिक्स नहीं किया। सेवा हम सब की ड्यूटी बनती है, जो भी परमात्मा ने हमें ताकत बख्शी है किसी भी रूप में, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से सेवा कर सकते हैं, आप श्रम दान कर सकते हैं, आप लोगों को जागरूक करने में अपना समय देकर लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, मदद किसी प्रकार की होती है। तो वो मैंने दोनों को अलग रखा, और आज मुझे प्राउड है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने विधायक बनने के लिए सेवा शुरू नहीं की थी। जो मैंने 2007 में शुरुआत की थी, या मेरे पिताजी और के साथ में तो नहीं कहूँगा, पहले दादा और पिताजी के टाइम से शुरुआत को मैंने आगे बढ़ाने, क्योंकि मैंने लोगों को नज़रों में साथ में आना शुरू हुआ था, तो मैंने उसको बढ़ाना शुरू किया था। वो आज भी एजिटेड चल रही है, चाहे मैं आज विधायक हूँ, बेशक सरकार में मंत्री भी हूँ, जो हमारी कैप्टन अभ सिंह जी के नाम से ट्रस्ट है, आज भी ऐसे ही, चाहे आँखें बनवाने का काम हो, लड़कियों की शादियों में जाना हो, पढ़ाई में योगदान हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना हो, बुजुर्गों को सम्मान देना हो, या मधुर मिलन समारोह करना हो, हमारी संस्था कार्य कर रही है। आपके गृह क्षेत्र टोहाना के तहसील कार्यालय सहित कई विभागों में आज भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पाया है? देखिएगा, बहुत व्यवस्था सड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा सड़ी हुई थी। मैं शुरू में जब विधायक बनकर मैं देख रहा था कि ऑपरेशन कहाँ से शुरू करूँ। अब ये हमारा शरीर है, ऐसे ही एक व्यवस्था है, तो मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर अधिकारियों को, मेरी पहली मीटिंग आपने देखी होगी विधायक बनते ही, जब मैंने अपने सब डिवीजन लेवल पे हमारे एसडीएम और सभी अधिकारियों को साथ बिठाया, और मैंने एक अनुरोध शब्द यूज किया था। जबकि जब आप किसी सीट पे होते हो, पद पे होते हो, तो आप निर्देश और आदेश देते हो। मेरा वो आप आज भी निकलवा के देखेंगे, हमारे यहीं अपना जो रेस्ट हाउस है, किसान रेस्ट हाउस में हमारी पहली मेरी मीटिंग विधायक बनने के बाद हुई थी। तो मैंने अनुरोध शब्द किया था, और मैंने कहा था कि आज जो व्यवस्था थी वो बदलनी है, आपके सहयोग के बिना हम बदल नहीं सकते, और इसमें आप लोग मेरा सहयोग करें। और जो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो हमारे यहाँ आपने डिमक देखी होगी, खा जाती है सब कुछ, करप्शन की डिमक, घून लग जाती है। आप गेहूँ अपनी जब हम स्टोर करते हैं, आपने देखा होगा, उसके घून लग जाती है। घून डिमक है कि इस टाइप का वो जीव होता है, वो सब कुछ खा जाता है। ये जो करप्शन है, ये उन्हीं की नस्ल का है, ये खाया जा रहा था। तो मैंने पहले दिन कहा था कि इसको जीरो करो। हमने उसकी शुरुआत की, बहुत बड़े बदलाव आए। रिकवरियाँ होती थी, जेबें करती थी, व्यापारी की करती थी, आम नागरिक की करती थी, कमेटी का बड़ा मुद्दा था, तहसील का मैं मानता हूँ बड़ा मुद्दा था, हमारे मार्केटिंग जो बोर्ड है मैं इसका बड़ा मुद्दा था। हर विभाग में कहीं ना कहीं समस्याएं थी, चाहे थाने को लेकर देख लीजिए। धीरे 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 हमारी पकड़ हुई, हमने चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया। मैं मानता हूँ कि आज भी 100% ठीक नहीं है, लेकिन उसमें लोगों को में जागरूकता आई, लोगों में हिम्मत आई। हिम्मत इसलिए आई क्योंकि उन्होंने एक विधायक, ईमानदार विधायक को चुना था। हमारी ईमानदारी का
हमारी जो सेवा भावना थी उसको आम जनमानस को, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% मैंने ठीक कर दिया, लेकिन एक बड़ा बदलाव, एक इस करप्शन के खिलाफ उस पर ईमानदारी का स्प्रे से हमने ठीक करने का कार्य किया है। आपकी जो अभी तहसील की थी, अभी भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन अधिकारियों की लिस्ट अभी जा चुकी है। हमने 2-3 बार वार्न भी किया, प्यार से भी समझाया, और जो आप कहते हो गुस्सा आता है तो वो सख्ती भी हमने करके देखी, लेकिन कई बड़े चिकनी मिट्टी के गड्ढे टाइप से लोग हैं। अब आखिरी चारा मेरे पास था कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करें। हालांकि मैं ट्रांसफ़र के ज़्यादा हक में नहीं होता। आज टोहाना में गड़बड़ करा तो कल दूसरी सीट पे जाके भी गड़बड़ करेगा। उसके ऊपर पहले उसको 2-3 वार्निंग के बाद उस पर एक्शन हो। और आपने मेरे डिपार्टमेंट देखा होगा, पहली बार पंचायत डिपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े 122 आदमी एक दिन के अंदर जिनके खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई करने का काम किया, मुकदमे दर्ज हुए, रिकवरियाँ हुई, सरसा में देखिए, हिसार में देखिए, कैथल में देखिए। ये अगर मैं सही था, मैं सच्चा था, मैं अच्छा था, मैं ईमानदार था, मैं तभी इम्प्लीमेंट कर पाया। और ये बदलाव की तरफ अकेला बबली से नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी, कुछ 1% गिनती के, और जब आम नागरिक अपने अधिकारियों को समझ जाएगा और अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करेगा। देखिए ड्रामा भी बहुत होता है, हम मुद्दे होते नहीं, मुद्दे पैदा करते हैं। उन मुद्दे पैदा करने वाले से तो मेरी रिक्वेस्ट है वो तो ना करें, लेकिन अगर एक्चुअल में कहीं समस्या है, अगर आप अपने मीडिया के माध्यम से भी अगर पहले उसको वार्न भी करते हैं तो आप में भी एक ताकत है, वो ठीक होगा। नहीं होता तो आप हमें बताने का काम करें, उसको दिखाने का भी वैसे काम करें, उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। जैसे उन्होंने कहा वैसे मतलब काफी हॉट सीट पे जो अधिकारी बैठे हैं वो ही काफी ज्यादा करप्शन कर रहे हैं आज के। देखिएगा फैमिली आईडी का बड़ा मुद्दा था, मैं 2-3 मुद्दों पे डिस्कस करूंगा। मैं खुद विजिट करने गया, मैंने 2-3 बार छापा मारी, उसको औचक निरीक्षण भी किए। मैं खुद तहसील में पहुंचा, उसके बाद अधिकारियों को भी एक किस्म से वार्निंग दी गई, वर्बली भी दी गई, फिर उसके बाद भी सुधार हुआ, फिर उसके बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था होगी। हमारे कुछ लोग थे, उनको जाके आगाह कर दिया कि आपकी तैयारी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी सख्त तरीके से अगर ऐसी कोई साथ देना पड़ेगा और सख्त भी होना पड़ेगा। अगर जहाँ गलत है तो उस गलत के खिलाफ जनता भी जागरूक होकर खड़ी हो, सरकार का साथ दे। तो ये बदलाव जो जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं वो तब संभव है जब आम नागरिक अपने अधिकारों को समझ ले और ड्रामे ना करके सच्चाई और अच्छाई के साथ सरकार के साथ खड़ा हो जाए। मैं वादा कर सकता हूँ कि टोहाना से इसकी शुरुआत हुई है, वैसे तो प्रदेश सरकार लगी हुई है, लेकिन मैं टोहाना में जड़ता मिटा दूंगा। तो बबली जी, पिछले दिनों एक मामला उठा, कॉन्फ्रेंस भी उसमें की गई, पैसे डालने वाला, खातों में पैसे डालने वाला, उसमें आपका नाम भी मतलब आया कि, तो ऐसी क्या नौबत आई, मतलब कैसे खातों में पैसे डाले गए, क्या कर, पूरा माजरा क्या था? देखिएगा, ये मेरा स्वैच्छिक फंड है। अब जहाँ मैं महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ मदद करनी है, मैंने वो मदद की। अब कुछ लोग ऐसे हैं, अब मैं उस जानवर का नाम नहीं लूँगा, उसको खाज रहती है, और वो फिर कुछ भी ना कुछ भी हो, उसने वो अपने ज़बान से कुछ बोलना होता है, समझ रहे ना आप क्या बोलता है। तो बेचारे ऐसे बोलने वाले कुछ लोग हैं, वही चाहे उसके खाते में चले जाता तो शायद वो खाज मिट जाती। ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को हमने मदद की है, सरकार की मदद है। और जिन पैसों की बात करते हैं, परमात्मा मेरे से ना बुलवाए उतने पैसे तो मैं महीने में लोगों की सेवा में लगा देता हूँ, और हमने जनता के लिए दिए हैं। उसमें कुछ हमारे समर्थक हैं, हमारे समर्थक ना भी हों, वहाँ भी मदद है। जो केस मेरे सामने आया, मेरे संज्ञान में ले आया गया, उस हर आदमी की मैंने मदद करने का प्रयास किया है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि देवेंद्र सिंह बबली पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से अपने लोगों के लिए और अपने समर्थकों के लिए पहले भी काम करता रहा, आगे भी करता रहेगा। ऐसे कुछ बोलने वाले लोग हैं, उसकी ज़्यादा परवाह ना मैंने पहले की, ना आगे करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, और मैं साफ और सुथरा, सच्चा और अच्छा इंसान हूँ, और मैं ईमानदार से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मंत्री जी, वैसे तो टोहाना क्षेत्र के आपने जो बड़ी समस्या थी और लंबे समय से वो बड़ी समस्या बनी हुई थी, जैसे बरसाती पानी की निकासी की है, या फिर नया बस स्टैंड है, नया बाईपास है, 100 बेड का हॉस्पिटल और अन्य ऐसी जो बड़ी समस्या थी, उसको आपने हल करवाने का काम किया। लेकिन 2024 का विज़न आपका क्या है? देखिएगा, ये काम जो आज मैं करवा रहा हूँ, ये काम आज से 30 साल पहले शुरू होने चाहिए थे, क्योंकि सत्ता में के साथ ताकत में टोहाना से रहे हैं। मतलब बिल्कुल सरकार, ये कह सकते हो कि टोहाना के पास अधिकार रहा है सरकार को चलवाने का, आज भी है। और कोविड भी आया, किसान आंदोलन आया, मेरे को तो करीबन 2 साल पहले ही मंत्री बनाया गया, उससे पहले विधायक बना, फिर विधायकी को लेने में ही समय लग गया। 6 महीने तो मेरे को विधायकी लेने में लोगों ने प्रॉब्लम कर दी थी, उसको लिया मैंने। फिर किसान आंदोलन चला, मुझे टारगेट किया गया,
जबकि मैं सही था, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद हमारा जब कोविड का समय आया तब भी मैं जनता के बीच में ही था। मेरे ख्याल में अकेला इकलौता विधायक था जो मेरे लोगों के बीच में उनकी सेवा में सैनिटाइज करने की बात थी, उनको ऑक्सीजन की मशीनें लेके आने की बात थी, या सिविल हॉस्पिटल में नया ऑक्सीजन पहला प्लांट यहाँ लगवाने की बात थी, हटवाना में लगा पहला प्लांट। और चाहे हमारी जो संस्थाएं थी, सोशल संस्थाएं, इसमें पूरे शहरवासियों को मैं धन्यवाद करूँगा, सब ने मिलकर उस टाइम काम किया। जब मैं मंत्री बना तो मैं एक एजेंडा लेकर आया था कि शहर को क्या क्या चाहिए। अच्छी हेल्थ सर्विस चाहिए, पीने का स्वच्छ पानी चाहिए। हमने नहर से कनेक्ट करने का काम किया सभी को। शहर के दोनों हमारे इनकी कैपेसिटी बिल्टअप होने लग रही है, दोनों वाटर बक्सों में काम चला हुआ है। गांव में देखेंगे, जहाँ भी गांव में हर दूसरे गांव में नया वाटर बक्स, नहर बेस, कनाल बेस बनाए मैंने सारे के सारे। ट्यूबवेलों का पानी हमने लगभग 80-85% खत्म कर दिया। सारा नहर से पानी मिलेगा, भाखड़ा का पानी मिलेगा पीने का। हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा था भी हर घर के नल के माध्यम से शुद्ध जल। मैंने कहा शुद्ध और नीला जल, क्योंकि हमारे नीला जल उसका बेनिफिट नहरों की नगरी है। और करोड़ों रुपया उसके लिए हम लेकर आए। एक बड़ी ये मांग कह सकता हूँ। और लोगों में जो हेपेटाइटिस सी और बी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां, जब मैं एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा, सिधानी गांव से मुझे इस बात का पता लगा था। मैंने वहाँ से जब टेस्ट करवाए पानी के, एक सोशल वर्कर होने के नाते, और मेरे डॉक्टर मेरे फैमिली फ्रेंड है, मैंने उनसे डिस्कशन किया, बोले बबली सारे गांव के पानी चेक करवाओ। मैं सरकार में नहीं था, मैं एक सोशल वर्कर था। उस टाइम में जितना कर सकता था, सरकार के जो वहाँ नुमाइंदे थे, मैंने फ़ोन पे भी उनको बताने का काम किया था, आप ये चीज़ करके इसको इम्प्रूव करवाइए। क्योंकि मैं बता सकता था, मैं करवा नहीं सकता था, लेकिन मैंने वो करवाने का काम किया। पानी भराव की समस्या देख लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% निजात, क्योंकि मैं प्रॉपर जो मैंने पूरे शहर का एक बनाया था प्रपोजल, उस ढंग से सरकार उतना बजट नहीं दे पाई। फिर भी हमने फेजेस में करके उसको भी 70-80% तक हमने सुधारने का काम किया है। मांग थी सिविल हॉस्पिटल की, आज इसको इम्प्रूव करा के 100% सेंट्रलाइज नहीं, लेकिन सेमी सेंट्रलाइज इसको बनवाने का काम किया। और आपने उस दिन देखा होगा, आप सभी लोग थे, कि हर वो फैसिलिटी जिसके लिए हिसार, पटियाला, दिल्ली, चंडीगढ़, बड़े शहरों की तरफ इलाज के लिए भागना पड़ता था, जब ये हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा वो सुविधा टोहाना में होगी। बाईपास अटका पड़ा था, राजनीति शिकार था, उसको बाहर निकाल के शहर को एक रोड जाम से सुविधा। बस स्टैंड एक इशू बना लिया था, उसको शहर के अंदर वर्कशॉप छोड़ दिया, आधा वहाँ लेके उसका बजट इंक्रीज कराया, उसको डबल मंजिल AC और विद वर्कशॉप। वो ज़मीन का भी हमने, जहाँ मैं नहीं जाना चाहता, उन लोगों से जाके अपने शहर के लोगों के लिए गुजारिश की और वो लेकर वहाँ बनवाने का कार्य किया। इसके बाद पंचायत भवन जो बनने लग रहा है, अभी उसका जल्दी हम कर देंगे आने वाले टाइम में, और 15 दिन के अंदर शुरुआत हो जाएगी। बहुत बड़ी सौगात, जैसे हमने कम्युनिटी सेंटर गाँव में बनाए, वो हमारे शहर के अंदर आ जाएगा। बहुत बड़ी सौगात, मेडिकल कॉलेज, अपने आप एक नया शहर बसेगा जी, बदल देगा टोहाना के आने वाले भविष्य को, बच्चों के भविष्य को। टोहाना के अंदर बड़ी तरक्की, रोडों की कनेक्टिविटी देख लीजिए, 148B को देख लीजिए, 5 रोडों को देख लीजिए, LC6 जमालपुर वाले। इस 2 साल के छोटे से समय में जो पिछले 66 से लेकर आज 50 साल के जो कार्य थे, जो पिछले 50 साल में नहीं तो कम से कम 30 साल में जो डेवलपमेंट आनी चाहिए थी, मैंने प्रयास करके वो 2 साल में लेके आना काम किया। और अभी बहुत कुछ करना पड़ा। तो क्या हम इस चीज़ को इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप दोबारा से आते हैं तो टोहाना को पेरिस बनाकर ही छोड़ेंगे? पहले तो आप अगर हटाइए, मैं आऊँगा। मैं जनता की सेवा करके आऊँगा, जनता के विश्वास के साथ आऊँगा। और अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की थी, हालांकि IG कॉलेज की ज़मीन का भी उन्होंने पिछली घोषणा करके गए थे, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी भी लेके आना चाहता हूँ। अगर वो अभी इसका सरकार की तरफ से एग्जामिन के लिए मैंने लिखा है, उसको भी हम यहाँ आने वाले टाइम में पहले कॉलेज शिफ्ट करेंगे और आने टाइम में यूनिवर्सिटी। तो सारी सुविधाएँ होगी, शिक्षा को, चिकित्सा को, स्वच्छ पीने का पानी, लाइट का, सुरक्षा। आने वाले टाइम में अभी तो मैं सौंदर्यीकरण तो लगा ही नहीं हूँ, अभी तक तो बेस काम है। जो हमारी कॉलोनियाँ पास हुई हैं, उसमें सीवर डल रहा है, उसके अंदर आपके पानी की व्यवस्था है, सड़कें बन रही हैं। शहर का सौंदर्यीकरण पर तो अभी मैंने एक सिर्फ हमारा वो रेलवे रोड वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फुटपाथ का, अभी सौंदर्यीकरण की तरफ तो हमने कोई एस्टीमेट बना के भेजा ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले जो नीड बेस्ड समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहता हूँ। पैसे का दुरुपयोग ना हो, पैसे का मिसयूज ना हो। आज अखबारों में फोटो खिंचाने का एजेंडा बबली का नहीं है, बबली का एजेंडा धरातल पे काम करके देने का है, और वो काम गुणवत्ता के साथ। और वो काम ऐसा नहीं कि आज मैं शुरू करूँ 5 साल में उसकी लाइफ खत्म हो जाए। वो काम जो मैं आज शुरू करूँ, कम से कम आने वाले 50 से 100 साल तक उसकी म्याद मेरे टोहाना के लोग, मेरे आने वाला फ्यूचर, मेरे टोहाना के बच्चे उसको यूटिलाइज कर सके, उसका लाभ ले सके। बबली जी, जब भी आप मंच पे जनता को संबोधित करते हैं तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति देखे हमने जो बुजुर्गों को और अपनी मातृभूमि को याद करते हैं
और दुआओं पे विश्वास करते हैं। और दुआओं की बात करें तो आपको इन्हीं दुआओं ने दिया भी बहुत कुछ है, क्योंकि जो आपकी हवाई जहाज़ वाली अप्रिय घटना थी जो आपके साथ घटी थी, कुछ लोग नहीं जानते, मगर कुछ लोग, हम जैसे लोग ये मानते हैं कि उन्हीं दुआओं के बदौलत आपने उस जो बहुत बड़े संकट आया था उससे पार पाया था। दुआओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दुआएं हैं, मैं अपना पुनर्जन्म मानता हूँ। बहुत बड़ी घटना मेरे साथ हुई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद आप चल नहीं पाएंगे। ये मैं बेंगलोर जा रहा था, रास्ते में मुझे प्रॉब्लम हुई और लेकिन परमात्मा लोगों की दुआओं में था। जो भी कार्य मैंने किए थे शायद उसके लिए मुझे बोनस के रूप में टोहाना को आगे बढ़ाने के लिए समय भगवान ने दिया हो। उसके साथ साथ अभी मैं दादा भी बना हूँ, प्रीमेच्योर डिलीवरी थी जी, डॉक्टर ने उसके लिए मना कर दिया था जी, वो भी जिंदा होके आ गया, उसका भी एक जन्म में दूसरा जन्म है। तो ये दुआओं का ही नतीजा है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परमात्मा है और वो आम आदमी के अंदर बसता है। मैं हमेशा नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता मैं हर घर को खुश कर सकता हूँ, हर आदमी को खुश कर सकता हूँ, या हर घर के अंदर मैं पता नहीं क्या क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं मेरा काम निष्ठा से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, वफादारी से करता हूँ। और मेरी पहली सोच भगवान को मैं मानता हूँ। मैं खुद माता का भगत हूँ, दुर्गे का। नवरात्रि मैं करता हूँ। मेरे परिवार में मैं अगर अपनी धर्मपत्नी की बात करूँ या मेरे बच्चों की बात करूँ, वो 2 से 3 दिन व्रती रहते हैं। ये उसी का नतीजा है कि आज पारिवारिक सुख, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ भगवान ने दिया और उसके साथ साथ आज हम पूरे प्रदेश के परिवारों को आगे बढ़ाने के लायक बने, ये उन्हीं दुआओं का। और मेरा जीवन अगर आज मैं आपके साथ सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ और मैं आपने देखा होगा मेरी कितनी वर्किंग रहती है, जबकि डॉक्टर ने मुझे सफ़र बंद किया हुआ था। मैंने हमारे यहाँ कहा होता भाई अब खाते पीते मराएंगे तो फिर मराएंगे, सेवा करते करते मराएंगे तो फिर मराएंगे। और भगवान ने ही जन्म दिया है, भगवान ने ही मृत्यु देनी है, भगवान ने ही आपको काम दिए हैं। और जनता की सेवा, नर सेवा नारायण सेवा के हिसाब से हम लोगों को कितना लाभ दे सकें, उनकी कितनी सेवा कर सकें, उस पर मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ही नहीं, मेरे पूरे वो संगठन के साथ थी। कोई जरूरी नहीं कि उनके पास आर्थिक मदद हो, वो आर्थिक मदद लेके आए, उन्होंने श्रम दान दे के इस बहुत बड़े बदलाव में उनका एक अहम योगदान है, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। क्या हुआ था सर ऐसा? बेसिकली भागदौड़ ज़्यादा थी, बॉडी में स्ट्रेस था। मैं जा भी जिंदल में रहा था, तो जैसे आपको अनकॉन्शियस हो जाते हो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उसमें B12 की वजह से, कैल्शियम की वजह से और कुछ काफ़ी बॉडी में कमी थी। दिखने को तरोताज़ा दिख रहे थे, लेकिन आजकल खान पान ऐसे हो रहे हैं कि पता ही नहीं लगा कि टेस्ट उसके बाद ही मैंने शुरू कराए। और मैं जब वहाँ गिरा तो एयरलाइन एक फ्रैक्चर आया था, तो वो फिर परमात्मा ने हिल किया, ऑटोमेटिक बॉडी की तरफ से हिल हुआ। उसका इलाज पर भगवान के बस एक किस्म आशीर्वाद ही समझ लीजिए। अब ठीक है, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, थोड़ा अपने आप को पोस्टर वगैरह ठीक ढंग से उठना बैठना, बाकी ठीक है जी। तो मेरा आपसे एक और सवाल ये रहेगा कि बीजेपी से प्यार और जेजेपी से दूरी, पार्टी बदलने वाले हैं या फिर इस प्यार के पीछे है कोई मजबूरी? देखिए, मैंने पहले भी पार्टी नहीं बदली थी, मैं आज भी पार्टी नहीं बदलूंगा। मेरी पहले भी टोहाना जनता पार्टी थी, आज भी टोहाना जनता अच्छा, ओके, शब्दों में खेल रहे हैं। टोहाना जनता पार्टी थी, टोहाना जनता पार्टी है, टोहाना जनता पार्टी रहेगी। मैं विधायक बनने का लालची होता तो मैं 9 में विधायक होता, 9 के बाद मैं दिल्ली से 11 विधायक होता, 9 में मैं शायद हो सकता बरवाड़ा से होता। मेरा एजेंडा क्लियर था। इस धरती के प्रति, टोहाना की धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे जन्म दिया है। उस मिट्टी में मैंने पहला कदम रख के चलना सीखा है, उस मिट्टी की खुशबू मेरे शरीर में है। इन लोगों का, मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद के साथ एहसान भी है, जो मुझे इस धरती पर लेकर आए और मेरा पालन पोषण किया। तो इस धरती को, टोहाना की धरती को मैं क्या दे इसको, मैं उस सोच से काम पे लगा था। इसीलिए मैंने पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा। जनता पार्टी थी, टोहाना की जनता पार्टी थी। उसके बाद हम कांग्रेस में काम कर रहे थे, वहाँ उन्होंने जो किया मुझे कोई गिला नहीं। मेरे लोगों की दुआएँ थी, मेरा मेहनत थी, मेरी सेवा थी। दुष्यंत जी की, मैं उस टाइम की यही कहूँगा कि लीडरशिप क्वालिटी ठीक थी, वरना और भी पार्टियाँ थी, उन नेताओं ने अप्रोच नहीं किया। इन्होंने अप्रोच भी किया, अपने साथ भी जोड़ने का काम किया और 10 विधायकों को लगभग उसमें से 8 विधायक ऐसे ही थे जो यहीं से कहीं अनदेखी थी, उनका खुद का वजूद था। अब कहाँ से अप्रोच आ रही है आपके पास? और हमने चुनाव लड़ा और आज हम जाए, बेशक भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में सरकार चले, उस टाइम परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत थी। हमने जब चुनाव लड़ा
लोगों को ये नहीं पता था कि बबली विधायक वोट से बनता है, वोट से बनने के बाद किसी को ये नहीं थी बबली सत्ता में जाएगा, नहीं पता था लोगों को। लेकिन आशा और विश्वास तो कहीं ना कहीं काम करता है ना। लोगों को नहीं पता था बबली पहली बार का विधायक कैबिनेट मंत्री बन जाएगा और टोहाना में इतने बड़े बदलाव कर देगा, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट टोहाना में ले आएगा। लेकिन कहीं वो कहते हैं ना राम बंदा बसा है, तो राम बंदा बसा है और वो ये काम हो यार जो आप बात कर रहे हो समय बताएगा, टोहाना इसके लिए फैसला लेंगे। मधुर मिलन समारोह की बात कर लें, क्योंकि अक्सर जनवरी में मधुर मिलन समारोह जी होता है। हमेशा 23 इस बार जनवरी क्या लेट का कारण क्या है? ठंड कारण है या कोई और? नहीं, इसमें दो कारण थे। पहला कारण पिछली बार जब मैं हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया था उनको यहाँ लेके आने के लिए, ताकि मैं अपने हल्के के अंदर जो मांग है उनको उनके सरकार के सामने रख के उनका स्वागत कर सकें, टोहाना की जनता के साथ जो अनदेखी हुई थी वो खुद आगे देख सके, और ये डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट योजनाएं हम लेके आने थे उसमें हम कामयाब भी रहे। यहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं हमने करवाई। अब मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था जी। और 23 तारीख का प्रोग्राम लगभग तय था, लेकिन श्री राम मंदिर जी के जो अयोध्या में 22 तारीख की जो डेट थी जी, तो वो भी एक कारण रहा कि सारा राम में था। तो हमने पहले मैं खुद भी अयोध्या होकर आया और इस प्रोग्राम को हम प्राथमिकता दें। 500 साल से ज़्यादा ये हमारे देशवासियों की भावना थी जी। इसलिए हमने उस प्रोग्राम को होल्ड किया था। अभी बहुत जल्दी साथियों के साथ मीटिंग लेके अगली कोई भी डेट तय करके और उसी तरीके से मधुर मिलन समारोह को धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं। चलिए, ये वैसे मुद्दों से हटकर एक सवाल रहेगा। आपने फोटो तो शेयर करी अपने पोते के साथ, क्या नाम भी शेयर करना चाहेंगे आप उसका? हाँ बिल्कुल, अमरेंद्र सिंह जी, अमरेंद्र सिंह। क्या बात है। तो चलिए देते हैं विराम हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को राम राम। राम राम। ठीक है जी, अभी बैठते